अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। अब क्या हुआ, जो अब धीरे धीरे यूरोप की मांगों के अनुसार जो भारतीय किसान हैं वे उन पर जोर देते थे कि वे उनकी इच्छा के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार कृषि करें और फसल उगाएं। तो क्या हुआ, अब उनकी जो अधिक 18वीं शताब्दी के अंत तक अर्थात 19वीं शताब्दी जब शुरू होने वाला था उससे ही पहले उनकी जो मांग थी अफ़ीम को लेकर, अफ़ीम जो कि एक नशीला पदार्थ है, इसके अलावा और जो नील की खेती है इन पर वे जोर देने लग गए। इसके बाद लगभग 150 वर्ष साल बाद अंग्रेज देश के भिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे। तो क्या हुआ आगे, जो 150 साल तक तो इन्होंने क्या किया, किसानों पर बहुत अधिक जुल्म किए और मजबूर किया इन्होंने विभिन्न प्रकार की खेती को लेकर, ठीक है। और फिर इन्होंने जैसे कि बंगाल में पटसन की खेती के लिए बंगाल के जो लोग हैं उन्हें परेशान किया गया। इसके अलावा जो असम है, असम चाय के लिए जो प्रसिद्ध थी, वहाँ पर चाय की खेती पर जोर दिया गया। और संयुक्त प्रांत वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, अभी हमने इसके पहले बात ही करी थी कि जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, संयुक्त प्रांत। यहाँ पर गन्ने की खेती के लिए जोर दिया गया। और इसके अलावा पंजाब में गेहूँ और महाराष्ट्र और जो पंजाब में कपास, महाराष्ट्र जो कि मुंबई का एक हिस्सा है वहाँ पे। इसके अलावा जो पंजाब है यहाँ पर कपास की खेती के लिए, और जो मद्रास है जो कि दक्षिण भारत में का हिस्सा है, यहाँ पर चावल की खेती के लिए जोर दिया गया। यह कैसे किया गया, अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का कोई इतिहास है? बिल्कुल है। ये देखिए, ये नील है, नील की खेती के बारे में बताया गया। देखिए नीला रंग इसमें भी प्रयोग किया गया है और इसमें भी प्रयोग किया गया है। एक जो कलमकारी छाप, ये 20वीं सदी का भारत द्वारा निर्मित है। और इसके अलावा ये देखिए मॉरिस टोकन छापा, ये सब ये 19वीं शताब्दी का है, ये 20वीं शताब्दी का है। ये है इंग्लैंड का और ये है भारत का। अब देखिए इसी क्रम में इसी को आगे देखिए, चित्र 5 और 6 हमने देख लिया। सूती कपड़े के जो छापे की 2 तस्वीरें दी गई हैं, बाईं तरफ 5 चित्र ये बात करी गई है कि तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये हमने देखा ना, ये है कलमकारी छापा जो कि भारत के आंध्र प्रदेश में बुना गया है और इसकी छपाई तैयार हुई है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाया गया फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया?
इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस की छपाइयों का इस्तेमाल किया गया। नीला रंग भारत में उगाने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो भारत था वे दुनिया का सबसे बड़ा नील उत्पादन वाला देश माना जाता था। भारतीय नील की मांग क्यों? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में ही मिलता है, जहाँ पर अधिकांश गर्मी होती है, उस स्थान पर मिलता है। और इसके अलावा 13वीं सदी में इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 13वीं सदी में, अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 13वीं सदी की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड और फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या करते थे? कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला इटली है, इसके बाद फ्रांस है, इसके बाद ब्रिटेन है। ये सब भारतीय नील का इस्तेमाल क्या करते थे? कपड़ों की रंगाई के लिए। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में ही यूरोपीय बाजार में पहुंच थी। थोड़ी मात्रा में भारतीय नील पहुंचता था और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ों उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब नील की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंगनी और जो नीले रंग के लिए जैसे बोर्ड नामक एक पौधा था, उस पर ये डिपेंड रहते थे, मतलब उस पर निर्भर रहते थे। और बोर्ड पौधे शीतोष्ण क्षेत्र में उगते हैं। ये जो बोर्ड पौधे हैं ये शीतोष्ण, जहाँ पर कुछ अधिक ठंडा इलाका हो वहाँ पर ये सब उगते हैं। इसके अलावा इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ये यूरोप में अधिकांश ठंड पड़ती है, तो ये सब क्या होता है वहाँ पे मिल जाता था आसानी से। और उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन के कई हिस्से में यह पौधा उगता था। कहाँ कहाँ उगता था? जो बोर्ड नामक पौधा था वे उत्तरी इटली में, दक्षिण फ्रांस में, इसके अलावा जर्मनी में और ब्रिटेन के कई हिस्से में ये पौधा था, ये जो आसानी से उगता था और मिल जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर बंदी लगा दें। उन्होंने नील के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए किस लिए कहा? क्योंकि ये जो बोर्ड नामक पौधा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता था, जो कि उत्तर इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब इलाकों में पाते थे। तो ये सब एक शीतोष्ण प्रदेश है, मतलब जहाँ पे ठंड अधिक रहती है। यहाँ से इन्हें जो पौधा मिलता था ये कम फीके रंग वाले नीले और बैंगनी रंग के जो रंग होता था इनसे निकलता था, हल्का नीला और बैंगनी। तो और जो भारतीय नील निकलती थी जब उनका उत्पादन होता था वे गहरे नीले रंग का होता था। तो सब हल्के नीले और बैंगनी रंग को कम पसंद करके भारतीय नील जो कि गाढ़ा और चमकीला अधिक होता था
उसको पसंद करते थे। इस वजह से जो कि उत्तर जो इटली थी और फ्रांस था और जो जर्मनी था, ये सब जो स्टेट थे, जो राज्य थे, ये ब्रिटिश सरकार के ऊपर जोर डाल रहे थे कि भारत से आने वाला जो नील है उसको बंद करा दिया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए। मगर क्या हुआ है, कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। अब वो वोट को पसंद नहीं करते। एक वोट नामक पौधा जिससे बैंगनी और नीला रंग निकलता था, जो कि हल्के रंग में होता था। लेकिन जो भारतीय नील था वो अधिक गाढ़ा और अधिक चमकीला था। तो क्या होता था, वे अधिक भारतीय नील को पसंद किया करते थे। नील से बहुत चमकदार नील रंग मिलता था। ये हमारे भारतीय नील की बात कर रहा है। जो कि बोर्ड से मिलने वाले रंग बेजान और फीका होता था। बोर्ड जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वे शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उनका जो रंग होता है वे बहुत धीमा होता है, बहुत फीका होता है। 17वीं सदी तक आते आते यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी जो पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कई जो यूरोपीय कपड़े उत्पादन वाली जो कंपनियां थी, प्रारंभ में जो भारतीय नील जाते थे उन पर कुछ शक्ति लगाई गई, लेकिन बाद में उस शक्ति को हटा लिया गया और भारतीय नील आसानी से पहुंचने लगा। अब क्या हुआ, जो कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में जो फ्रांसीसी और इसके अलावा ब्राज़ील में पुर्तगाली और जमैका में जो ब्रिटिश थे वे, और वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों ने नील की खेती करने लगे। उत्तरी और जो अमेरिका के भी बहुत सारे जो भागों में नील के बागान सामने आ गए। अब धीरे धीरे ये वोड नामक पौधे का उत्पादन न करके भारतीय नील का उत्पादन शुरू हो गया। कहाँ शुरू हुआ, कैरेबिया में, फ्रांस में, ब्राज़ील में, जमैका में और वेनेजुएला में। इसके अलावा और उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पर कैसे उत्पादन होने लग गया नील का, बागान, बड़े बड़े निर्माण किए गए बागान, अर्थात एक ऐसा स्थल जहाँ पर एक विशेष प्रकार की फसल उगाई जाती है और उसका जो रक्षक होता था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, औद्योगिकरण ब्रिटेन में शुरू हो गया और उसके जो कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब क्या हुआ, कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण क्यों आया था, जब नए नए मशीनें निकलकर सामने आ रही थी ब्रिटेन में, तब औद्योगिकरण आया। उसमें सूती जो कपास होता था उससे सूत की कताई होती थी। इसके अलावा फिर आगे चल के सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार होते थे। तो उसी में क्या हुआ, अब जब कपास का जो उत्पादन था वो अधिक होने लग गया था, फिर उससे क्या हुआ, जो रंगाई की मांग इसी वजह से और अधिक बढ़ने लग गई। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। जो वेस्ट इंडीज़ था और जो अमेरिका है, यहाँ से मिलने वाले जो आपूर्ति, अर्थात यहाँ से जो भी नील आते थे वे बंद हो चुके थे। अब 1783 से लेकर 1789
के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब देखिए इतनी 6 वर्षों के अंतर्गत, यहाँ देखिए 6 वर्षों के अंतर्गत क्या हुआ, दुनिया में नील उत्पादन आधा हो गया। बहुत से लोगों ने मतलब बहुत से देश के हिस्सों ने नील का उत्पादन करना छोड़ दिया और ब्रिटेन में जो नील है उसकी मांग अधिक बढ़ने लगी। भारतीय वो जो वस्त्र थे औद्योगिकरण में जो कपास से तैयार हो रहे थे उनको रंगने के लिए यह नील कहाँ से मिल सकता है, अभी इनकी तलाश शुरू हो गई। अब ये नील है उसकी पूर्ति के लिए ये भिन्न प्रकार से जो अपनी जो व्यापारिक स्थिति है या इनकी जो ताकतें हैं ये इनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब ये क्या करेंगे, जब ब्रिटेन को नील की जो आवश्यकता है वे अन्य जो देश हैं उनसे पूर्ति उनकी नहीं हो रही, तो अब भारत के जो किसान हैं उन पर जोर डालेंगे कि नील की खेती की जाए। 18वीं सदी के आखिरी दशक से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लग गई थी। बंगाल में पैदा होने वाले नील के दुनिया बाजार पर छा गया था। जो बंगाल का जो नील था वहाँ पे जो नील उत्पन्न हो रहा था वह पूरी दुनिया में छाने लग गया था, क्योंकि उसका जो व्यापार होता था वो कम दामों में खरीद कर वे वहाँ लेके जाते थे ब्रिटेन में। फिर क्या हुआ, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। भारतीय नील का जो मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि जो पहले इसकी जो मात्रा थी अधिक थी, जो कि कुछ भारत से नील जाता था, कुछ अनेक हिस्सों से आता था, तो इनकी जो ब्रिटेन की जो अनेक कंपनियां थी वस्त्रों की, उनकी पूर्ति हुआ करती थी। लेकिन अब अन्य देशों के अलावा जो भारत था, अन्य देशों ने तो पूरी तरीके से जो नील की खेती है उसे बंद कर दिया। अब भारत से ही कुछ नील जा रहा था जिसमें से उसका जो 30% ही हिस्सा था। इसके अलावा 1810 में जो ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। आगे चलकर इन्होंने इतना अधिक जोर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नील की खेती के लिए, जो इसका जो प्रतिशत था और अधिक बढ़ गया था। देखिए 100% में सिर्फ 5% ही कम था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और जो व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब नील का उत्पादन इन्हें बढ़ाना था। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारी हैं ना, उन्होंने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। नील की इतनी अधिक मांग को देखकर इतना अधिक प्रभावित हुए वहाँ के जो इंग्लैंड से आए हुए जो अधिकारी थे, उसकी खेती के लिए उन्होंने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। अब भारी मुनाफे की जो उम्मीदें हैं, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे जो लोग हैं भारत आए और उन्होंने नील के बागान
लगा लिए। धीरे धीरे इसके नील के उत्पादन के प्रति जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी तो छोड़ी ही छोड़ी, और बहुत अधिक फ़ायदे के लिए जो उम्मीदें थी वे उम्मीदें की जाने लग गई थी। और इस जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, यहाँ के जो बहुत सारे लोग थे वे भारत आ गए। किसके लिए? नील की खेती के लिए। और उन्होंने नील के बागान लगा लिए, बागान भी तैयार हो गए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। जिसके पास धन नहीं था, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी धन देती थी व्यापार के लिए, जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ती थी। और जो बैंक होते थे ये सब अब सहायता करने लग गए थे। जो बाहर से आए थे, जिन्होंने भारत में कई मिलें अपनी शुरू कर दी, लगाना शुरू कर दी। निजी खेती की समस्या, ये देखिए, ये एक छोटा सा दृश्य है 1791 का। ये क्या है? सेंट डोमिंग्यू में गुलाम की बगावत। ये जो ये दृश्य देखने को मिल रहा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में पिस्तौल है, और कुछ यहाँ पेड़ों पे लोग चढ़ रहे हैं। ये सब आम किसान है, और ये सब विद्रोह को दबाने वाले। तो क्या हुआ? विद्रोह भी हुआ, आगे चल के बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए जब किसानों का शोषण होने लग गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू ने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने जो धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में जो फ्रांस ने अपनी उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। अब नील की खेती धीरे धीरे तो बढ़ी और कई देशों में धीरे धीरे पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई। जो कैरिबिया है वहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ के जो बागान में जो काम करने वाले गुलाम थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। निजी खेती की समस्या, निजी खेती की भी अपनी, देखिए गुलाम के बारे में कुछ यहाँ पे दिया है। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। निजी खेती की समस्या, बागान मालिकों को निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन की जा सकती थी। जो नील की खेती थी वो ऐसे उपजाऊ क्षेत्र में ही होती थी, वे किसी कम उपजाऊ वाले क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी। और इसकी खेती ऐसी थी कि एक स्थान पर यदि नील की खेती की जाए तो वहाँ की जो भी ज़मीन की ऊर्जा है वो पूरी तरीके से नील अवशोषित कर लेती थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी, लेकिन ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ
लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। अब क्या हुआ? जो निजी खेती की जा रही थी, वे उसे जो ये बागान लगाए जा रहे थे, ये इसके जो मालिक होते थे वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ही होते थे। तो क्या था, इन्हें बड़े बड़े क्षेत्र और उपजाऊ क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें कई ऐसी भूमि थी कि ऐसी जो जगह थी वहाँ पर आबादियाँ रहती थी। इसके अलावा जो बहुत सारे जो अधिकारी थे उन्हें छोटे छोटे खेत मिलते थे बागान लगाने के लिए, मील वगैरह इन सब के लिए। तो इनकी जो आवश्यकताएं थी वे कुछ थोड़ा कठिन थी। इसके अलावा उन्होंने जो ज़मीन इकट्ठा करने का प्रयास किया और वहाँ के जो किसान थे, जो कि उन ज़मीनों पर पहले से ही उनका अधिकार था, जो पुश्तैनी उनकी जो ज़मीन थी, कुछ ऐसे किसानों को वहाँ से हटा दिया। इससे क्या हुआ, वहाँ के जो किसान थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे, उन दोनों में बहुत ही अधिक टकराव हुआ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। जो बागान थे बड़े बड़े, उनके लिए उन पे जो किसान कार्य करेंगे, तो उनके लिए जो व्यक्ति जिन्हें कार्य पे लगाना है, तो उसकी व्यवस्था भी करना थोड़ा मुश्किल था। अब ये निजी खेती की बात कर रहा है कि किस प्रकार निजी खेती शुरू हुई है। जो बागान मालिक होते थे उन्होंने वो जो कराते थे व्यक्तिगत रूप से, वे निजी खेती होती थी। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। ये जो नील का जो उत्पादन होता था, कब होता था? हमने अभी पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, अर्थात जब गर्मी का जो इलाका हो या जहाँ अधिक गर्म पड़े, वहाँ पर इस नील का उत्पादन होता था। तो उस समय जो किसान होते थे, वे अपनी भूमि पर धान की खेती में व्यस्त रहते थे और उसी समय इन्हें नील की खेती भी जो बागान मालिक होते थे वो नील की खेती के लिए किसानों की उन्हें आवश्यकता पड़ती थी। और बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत थी। अब क्या हो गया, 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होता था। 1 बीघा जो ज़मीन की जो भी खेती होगी उसके लिए 2 हल चाहिए होता था। और इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ेगी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे।
उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसान के जो हल और बैल भी चावल के खेत में व्यस्त रहते थे। कहने का मतलब जब वो बागान जिन्होंने लगाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी थे उन्होंने बागान लगाए थे, तो निजी जो खेती उन्हें करवानी थी किसानों से, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। उन्हें किसान की आवश्यकता होती थी, हल और बैल की आवश्यकता होती थी और अनेक सी ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं उन्हें होती थी। लेकिन वो उसकी व्यवस्था अब किस प्रकार कराते और मतलब निजी खेती में बहुत सारी उलझनें थी, लेकिन जो भारतीय समाज किसान था वे अपनी खेती में कुशल था। मतलब अपनी जो निजी खेत थे अपने किसान के वे उसमें व्यस्त रहते थे। 19वीं शताब्दी के आखिर तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। कहने का मतलब जो बागान लगाए गए थी, जो भी बागान मालिक थे उनको एक तो भूमि कम मिली। अभी हमने देखा ना कि ऐसी बहुत सी भूमि थी जिसमें जिस भूमि पर आबादी रहती थी, किसान रहते थे और हल बैल की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये जीवन भर हल और बैल को संभाल कर नहीं रख सकते थे, तो इनको और किसानों की आवश्यकता होती थी। तो ये सब कुछ नील से संबंधित विशेष जानकारियां हैं। और उनके पास भूमि की कितनी प्रतिशत रहती थी? 25%। और बाकी की जो भी भूमि रहती थी वो रैयतों की व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रैयत मतलब किसान की जो व्यक्तिगत अपनी ज़मीन होती थी वहाँ पर। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत जो बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा तैयार करते थे। इस तरह वह गांव के मुखिया को भी जो रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं वे रैयती व्यवस्था के एक व्यवस्था थी। इसके तहत क्या होता था, रैयत को एक अनुबंध, रैयत के साथ एक अनुबंध होता था जो कि कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। इसके अलावा कई बार जो गांव के मुखिया को रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य किया जाता था। जो भी गांव का मुखिया होता था उनको मजबूर किया जाता था कि वे किसान की तरफ से समझौता कराएं या उनके साथ समझौता करें। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। अब क्या है कि जो अनुबंध पर जो भी व्यक्ति या फिर जो मुखिया होता था या फिर रैयत होता था अर्थात किसान होता था, इस पर अपना जो भी हस्तखत करता था तो उन्हें क्या होता था, ज़मीन उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर उन्हें रकम प्रदान कर दी जाती थी। बागान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% भूमि पर या ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। इन्हें कर्ज मिल जाता था। अगर वो उस जो अनुबंध है उस पर हस्ताक्षर कर देते थे तो इन्हें कर्ज मिल जाता था जो किसान थे, और इन्हें अपनी ही ज़मीन के 25वें हिस्से पर
इन्हें नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। बस जो बागान मालिक थे वे बस बीज और उपकरण प्रदान किया करते थे। इसके अलावा जो भी मेहनत होती थी, बुआई, कटाई, ये सब और जो भी देखभाल होती थी, ये सब किसान को ही करनी पड़ती थी। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। अब देखिए, जिसने भी इस अनुबंध पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया अर्थात उसे इस अनुबंध से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अब जैसा कि एक बार इन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, कर्ज मिल गया और इन्होंने 25% भूमि पर नील बो दिया, लेकिन जब ये सब तैयार हो जाता था तो बागान मालिक इन्हें फिर से बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। इसके बाद जब कटाई हो जाती थी, फसल तैयार हो जाता था, इसके बाद जब वो फसल उन्हें सौंप दी जाती थी, रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और फिर वही चक्र दोबारा चलता था। अर्थात इन्होंने कम ब्याज के दर पर इन्हें रकम जो भी कर्ज लेते थे, फिर उसी की पूर्ति के लिए फिर ये आगे फसल उगाते थे। फिर इसके पश्चात इस फसल के दौरान उन्होंने जो भी कर्ज लिए हैं उन पर जो भी है, फिर उसको चुकाने के लिए फिर आगे मतलब उनसे यही जो भी बंदोबस्त है, इसी बंदोबस्त के अनुसार आगे कार्य करना पड़ता था। अर्थात उन्हें इस अनुबंध के अनुसार इन किसानों को मतलब कोई इनका पूरा जीवन इसी में चला जाता था और इन्हें मुक्ति नहीं मिलती थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के जो मजदूर नील की खेती करते हुए, ये देखिए भारत में नील की पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर, ये देखिए ये गट्ठर लाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस थोड़ा जो चैप्टर है इसे थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो किसान पहले इस कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था इतनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्ज का सिलसिला ख़त्म नहीं होता था, कभी ख़त्म ही नहीं होता था। इसीलिए इस व्यवस्था को आगे चलकर किसानों ने बहुत अधिक विद्रोह किया था। बहुत अधिक शोषण होने के पश्चात इन्होंने, जब इनकी क्षमता इतनी नहीं रह गई थी, तो इन्होंने बहुत अधिक मतलब इसका विरोध किया। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की जो सारी ताकत थी खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की जो खेती ऐसी भूमि पर होती है जहाँ पर कि जो ज़मीन हो, जो भूमि हो, वहाँ की बहुत अधिक उपजाऊ हो और अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन एक बार जहाँ नील की खेती हो जाती थी, वहाँ की जो ज़मीन की जो भी उपजाऊपन होता था वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती थी, तो वहाँ की ज़मीन पर आगे
धान वगैरह की जो खेतियां थी वे करना मुश्किल थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया, तो तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। अब देखिए 1859 में बंगाल के जो बहुत सारे रैयत अर्थात किसान थे, उन्होंने इस नील की खेती के लिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके अलावा जो रैयत हैं जो कि बागान मालिक में काम करते थे, वहाँ पे बागानों में काम किया करते थे, उन्होंने लगान जो भी कर था उसे चुकाने से इनकार कर दिया। अब इससे जब इन्होंने इनकार किया और वे लगान प्राप्ति के लिए आते थे, तो उनमें और इनमें रैयतों में बहुत अधिक टकराव उत्पन्न हुआ। तलवार, भाले, तीर, कमान ये सब निकले और ये सब लेकर क्या हुआ, नील फैक्ट्रियों पर इन्होंने हमला कर दिया। इसके अलावा जो औरतें हैं उन्होंने अपने बर्तन ले लिए, उससे उन्होंने वे सब अपने साथ लेकर जो विरोध के लिए लड़ाई में कूद पड़ी। इसके अलावा जो बागान मालिक हैं उसके लिए जो भी काम करते थे बागान मालिकों में, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाने लग गया कि अब आप जाओ यहाँ से, अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपको हमारे समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाने लग गया और बागान मालिकों की तरफ से जो लगान वसूली के लिए जो भी व्यक्ति आता था, गुमाश्ता अर्थात एजेंट जो होते थे, उन सब की जो भी रैयत होते थे मिलकर उनकी पिटाई कर देते थे। और रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। अब किसानों ने इस प्रकार विद्रोह प्रारंभ कर दिया और उन्होंने विभिन्न प्रकार की किस्में भी खाई कि अब हम खेती नहीं करेंगे नील की, और ना ही उसके लिए कर्ज लेंगे और ना ही जो भी उनके एजेंट आएंगे उनसे डरेंगे और ना ही उनकी गुंडागर्दी से डरेंगे। नील के जो किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। अब इनका किसानों का इतना अधिक शोषण हो चुका था ना कि अब इनकी ये किसी भी हालात में नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका जो कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता था, बढ़ता ही चला जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखिया से नील के अनुबंध पर जबरदस्त दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ
आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान था कि बागान मालिकों की जो ताकत है बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। तो अब किसान तो विद्रोह कर रहे थे, इसके अलावा वहाँ पे जो भी जमींदार थे वे भी विरोध करने लग गए थे। गांव के मुखिया थे वे भी विरोध करने लग गए थे, क्योंकि उनसे जबरन उनकी जो ज़मीन थी उनसे बागान बनाने के लिए उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी। नील के किसानों को ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 में बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर जो लोग हैं, लोगों को यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। एडन जो किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों ने भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने जो बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने जो रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। अब देखिए, इतना अधिक विद्रोह होने लग गया कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया और ऐसे स्थानों पर गए जहां पर नील की खेती हुआ करती थी और उन्होंने किसानों का सहयोग दिया कि आप इसका मतलब विरोध करें और इस प्रकार की खेती की कोई आवश्यकता नहीं जिससे किसानों का शोषण अधिक होता है। ऐसा होने के पश्चात, इतना अधिक विद्रोह बढ़ने के पश्चात जो फिर एक कमेटी है वे बनाई गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ब्रिटेन से आई हुई कंपनी द्वारा नहीं बनाई गई। ये ब्रिटेन से अलग से एक कमेटी आई, फिर उनकी जांच चली। उसमें फिर ये पाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो मील बागान मालिक हैं उनको दोषी पाया गया और जो जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। इसके पश्चात उन्हें मतलब जो सरकार है उन्होंने रैयतों को ये रियायत दी कि आप अनुबंध के मुताबिक नील की खेती करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कोई जोर नहीं है। इस प्रकार इस जो बगावत के बाद
बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद जो बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। कृत्रिम जो रंग हैं मतलब ये बनावटी रंग। एक जो नील था जिसकी खेती होती वो एक प्राकृतिक रंग था और ये अब धीरे धीरे उसे छोड़कर कृत्रिम रंग का निर्माण होने लग गया और उस पर जोर दिया जाने लग गया। उससे क्या हुआ, व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब उन्होंने महात्मा गांधी दक्षिण भारत से लौटे तो बिहार के एक किसान जिसका नाम राजकुमार था, हालांकि इसमें उल्लेख नहीं है, उसका नाम राजकुमार था, उन्होंने क्या किया, चंपारण में आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में क्या हुआ, महात्मा गांधी इस दौरे पर गए और नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण में आंदोलन शुरू हुआ। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और इस प्रकार आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ये पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का और विभिन्न प्रकार के आंदोलन देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार पहले नील को इकट्ठा किया जाता था, एक अलग अलग कुंड बनाए जाते थे, एक किस प्रकार उसको इकट्ठा किया जाता था नील को, फिर उसके पत्ते सड़ाए गलाए जाते थे, फिर दूसरे कुंड में इकट्ठा किया जाता था, वहाँ पर अच्छी तरीके से उसे रखा जाता था, कई घंटों से चलाया जाता था किसान द्वारा, फिर उसको अगले कुंड में डाला जाता था और उसमें विकीर्ण होता था, अर्थात मतलब जिससे सूरज की रोशनी से तपाया जाता था। फिर एक लुद्दी तैयार होती थी जो कि एक नील की होती थी, फिर उसे सुखाकर और फिर कपड़ों की रंगाई में उसका प्रयोग किया जाता था। ये सब कुछ नील से संबंधित कुछ नए वैसी ही जानकारियां हैं और हालांकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगली क्लास में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।